हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। कैसी है हमारी क्लास? कैसे हैं क्लास 11th के बच्चे? आई होप सारे बढ़िया होंगे, सब फिट एंड फाइन होंगे। आई ईशान पराशर वेलकम यू ऑल इन दिस पेस कॉमर्स फ्री बैच सीरीज दैट इज बीन अवेलेबल टू यू गाइस। एंड इस पेस सीरीज के अंदर ये जो बैच है, ठीक है, ये यूट्यूब पे भी आपके पास फ्री अवेलेबल है। एंड आप पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे जाकर भी इस बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मेन जो बच्चों का डाउट रहता है ना, मैं ये चैप्टर चालू कराता हूँ। मेन डाउट बच्चों का एक ये भी रहता है कि सर हम ये जो आप पढ़ा रहे हो इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर जब तुम जाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा। रुको, मैं एक लेके आया हूँ स्लाइड, वो स्लाइड देख लो। पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर जाना, पेस कॉमर्स, पेस क्लास 11th कॉमर्स 2026 लिख देना। ठीक है, वहां पर जाकर ये बैच में एनरोल कर लेना। ये फ्री बैच है तो कोई पेमेंट नहीं करनी है आप लोगों को। फिर वहां पे जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरे सब्जेक्ट पे चले गए तुम स्टैटिस्टिक्स पे, ये स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर ओपन कर लेना, है ना। एंड उसके बाद तुमको नोट्स वोट्स जो भी सारी चीज़ें चाहिए, नोट्स चाहिए, लेक्चर दोबारा से देखना है, वो सब चीज़ें तुमको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है ना गाइस? तो बस आगे चलते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ। मेरा नाम ईशान पराशर है। मैं आप लोगों को क्लास 11th वाले हमारे जो भाई बहन हैं, तुम लोगों को मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 12th में भी तुम्हारे से मिलेंगे, क्लास 12th में कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बट अभी क्लास 11th में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 11th अगर तुम स्टेट बोर्ड में भी हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो तुमको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड में ना जनरली क्या होता है, स्टेट बोर्ड में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स करना पड़ता है। एंड सीबीएसई बोर्ड के अंदर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करना पड़ता है। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए हमें करना है, एंड ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। ठीक है गाइज, अब इसका चैप्टर नंबर 1 बहुत ही बेसिक सा चैप्टर, बहुत ही लप्पू सा चैप्टर है। इस लप्पू से चैप्टर को फटाक से चपक चप्पू कर देते हैं, फटाक से खत्म कर देते हैं इसको। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर को एनसीईआरटी में सिर्फ इंट्रोडक्शन के नाम से लिखा हुआ है। अगर तुम एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी की बुक में इंट्रोडक्शन नाम का जो पहला चैप्टर है ना, वो चीज है कि स्टैटिस्टिक्स तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर तुमको पता हो, तुम 9th क्लास में भी ना, जब तुमने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो तुम करते आ रहे हो, बट ये स्टैटिस्टिक्स जो है, जो अब तुम 11वीं क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, इस स्टैटिस्टिक्स का नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। कि इस स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं ये इकोनॉमिक्स में कैसे इस्तेमाल होंगे, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। एंड फिर आगे आगे और वन शॉट्स तुम्हारे को देता जाऊंगा, एंड ये पूरा स्टैटिस्टिक्स निपटा देंगे अपन गाइस। और ये ना बहुत ही, ये समझ लो, ये जो वन शॉट सीरीज है, तुम्हारे को खासकर बता दूं, ये जो वन शॉट सीरीज है, हमारा खूब डिस्कशन हुआ है, टीम डिस्कशन, जो हमारी पीडब्ल्यू टीम है। ठीक है, कि ये जो पेस कॉमर्स बैच है इसके अंदर आप लोगों को डिटेल्ड वन शॉट्स मिलने वाले हैं। भाई ऐसा नहीं रहेगा कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, फटाक से चीजें हो गई। डिटेल्ड वन शॉट्स तुम्हारे को दूंगा मैं। क्वेश्चंस भी बहुत तेरे होंगे, क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे कि भैया ऐसा वन शॉट तुमको मिलने वाला है कि ये वन शॉट देखो तो बस ये चैप्टर खत्म ही है। ठीक है, ऊपर ऊपर से रिवीजन वाला हिसाब किताब नहीं है, वो पेपर के टाइम पे दे देंगे कि भैया फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन वाली चीजें। बट ये सीरीज डिटेल्ड वन शॉट की है, पूरा तगड़े तरीके से, मतलब A to Z खत्म कराना है अपने को। ठीक है, ये टुडे गोल्स ने हमारा चार्ट है, जैसे जैसे एक एक टॉपिक चलते चलेंगे वो टॉपिक का नाम लिखते चलेंगे कि भैया ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है, ये हमारा क्लास का पहला और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही जरूरी टॉपिक, क्लास का पहला टॉपिक, कि भैया कुछ ना बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स जान लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ मत पढ़ना, बस मेरी बातें सुनते रहना।
ये टर्म्स तुम्हें क्या इनकी डेफिनेशन याद करनी है, कुछ करना है? भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। बट स्टैटिस्टिक्स जब हम शुरुआत करते हैं तो इन टर्म्स का जानना जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हारा भाई, ठीक है, वो तुमको बता देगा। फर्स्ट टर्म जो हमको जाननी है यार, ये इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स सर आप कर रहे हो, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ाना है हमें, आपने इकोनॉमिक्स का मतलब तो बताया नहीं है अपने को, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स करे जा रहे हो। भाई देखो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, एक बेसिक मतलब बताते हैं इकोनॉमिक्स का आप लोगों को। इंडिया मतलब नेशन के बारे में, कंट्री के बारे में, वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स क्या होती है ये सब तो बाद में पढ़ेंगे। वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स तो इतनी बड़ी है भाई, मुझे भी नहीं आती है, ठीक है। नेशन इकोनॉमिक्स में इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता है। बट बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं ना इकोनॉमिक्स की, तो बेसिक क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिससे हम कम रिसोर्सेज से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेरे पास ना यार, मेरी मतलब एक सिंपल सा अगर तुमको बताऊं कि मेरी मम्मी ने मुझे 100 रुपए पैसे दिए, 100 रुपए दिए, ठीक है, और मम्मी ने कहा ये तेरी पॉकेट मनी है, महीने भर इस पैसे को चला। तो कैसे मैं उन 100 रुपए की हेल्प से अपनी सारी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करता हूं, पूरे महीने की बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करता हूं, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। तुम्हारी मम्मी को जो घर खर्चे के पैसे मिलते हैं 5,000 10,000, उससे वो कैसे पूरा घर चलाती हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। तुम्हारे पापा की अगर एक मान के चलो दुकान है, उस दुकान में वो कैसे सामान भरते हैं, मतलब उस दुकान में वो कैसे रॉ मटेरियल लेके आते हैं, फिर वो कैसे बेचते हैं, ठीक है, उससे कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं एंड कैसे अपना घर चलाते हैं, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। ये सब चीजें इकोनॉमिक्स ही है। मतलब एक बेसिक, अब इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, ये देखो, इट इज द स्टडी ऑफ मेकिंग रैशनल चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। It studies how people and society use scarce resources, having alternative uses to produce various goods and services to meet their wants. कुछ भी समझ नहीं आया? मैं कह रहा हूं कुछ भी समझ नहीं आया तुमको, ठीक है। ये स्कैरसिटी वेरसिटी ये कुछ वर्ड्स हैं, इन सब वर्ड्स के बारे में ना एक डायग्राम में समझते हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वो जो मैंने बताया ना, वो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई कि मम्मी कैसे इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर रही है, मैं कैसे कर रहा हूं, पापा कैसे कर रहे हैं। अब हम ना देखते हैं नेशन, पूरी हमारी जो कंट्री है वो कैसे इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर रही है, या फिर उसने क्या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनाई हमारे लिए। हमारे पास होते हैं कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं उस्ताद जी, हम समझाएंगे आपको। हम किस लिए बैठे हैं इधर? लिमिटेड रिसोर्सेज को ना एक और वर्ड से डिनोट करा जाता है, स्कैरसिटी से। अब ध्यान से सुनते रहना, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास नहीं, मेरी कंट्री के पास भी, जैसे मेरा इंडिया भारत देश है, हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हम भैया हमारे पास रिसोर्सेज का भंडार है, जितना मर्जी सोना निकालते रहो, जितना मर्जी चांदी निकालते रहो। नहीं भाई, जो रिसोर्सेज हैं, ये तो सोना चांदी भी एक रिसोर्स है, वैसे और भी बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, कॉपर, आयरन, ऑल दीज आर मिनरल्स। एंड ये जो ऑल दीज आर रिसोर्सेज, एंड ये रिसोर्सेज कैसे रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। एंड इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। भाई ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या? गोल्ड का तुम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो, गोल्ड का इस्तेमाल ज्वेलरी मेकिंग में भी हो सकता है, और गोल्ड का इस्तेमाल बहुत सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में भी होता है। वैसे ही सिल्वर का इस्तेमाल क्रॉकरी में भी हो सकता है, सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी में भी हो सकता है। ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव मतलब अलग अलग यूजेस हैं। उसके अलावा और बताओ और क्या क्या? उसके अलावा जैसे आयरन है, आयरन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? बहुत जगह हो सकता है सर। आयरन की कार बन सकती है, आयरन से हम वो बना सकते हैं, अपना एयर डोम बना सकते हैं, आयरन घर बनाने में इस्तेमाल होता है। मतलब कितने कितने यूजेस हैं। इन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो हम एज एन इकोनॉमियन, एज एन इकोनॉमिस्ट, अगर मैं कल को इकोनॉमिस्ट बन जाऊं तो मुझे यही काम दिया जाएगा। मुझे क्या काम दिया जाएगा? मुझे यही काम दिया जाएगा कि कैसे मैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज को
जिसको स्कार्सिटी भी कहा जाता है। कैसे मैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको कैसे मैं यूटिलाइज करूं, उनको कैसे मैं यूटिलाइज करूं, इस्तेमाल करूं, सो दैट आई कुड सेटिस्फाई दी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। बस इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। बस भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना तुमको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के बारे में और सारी चीजें हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे, बट स्टैटिस्टिक्स के लिए कितना जरूरी है, इतना ही जरूरी है कि बस यही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। इसी को हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई। ठीक है, क्या है ये प्रॉब्लम? कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एंड उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बहुत अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हम उसका कौन सा यूज करें, कौन सा इस्तेमाल करें? जैसे मेरे पास गोल्ड है या फिर मेरे पास सिल्वर है, तो मैं उसका कौन सा इस्तेमाल करूं? मैं उससे ज्वेलरी बनाऊं, या फिर आधी ज्वेलरी बनाऊं, आधी क्रॉकरी बना लूं सिल्वर से, या फिर पूरी ज्वेलरी बनाऊं, क्रॉकरी बनाऊं ही ना सिल्वर की? मैं कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस का कैसे इस्तेमाल करूं, कैसे इनका यूटिलाइजेशन करूं, सो दैट कि मैं जो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती, कैसे मैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। बस यही होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहा जाता है, इसी को इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। देखो यही, अब वो अंग्रेजी भाषा में लिखा है, वहां पे मैंने तुम्हें सिंपल भाषा में डायग्राम के थ्रू समझा दिया। स्टडी ऑफ मेकिंग रैशनल चॉइसेस। रैशनल चॉइसेस मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो हम डिसीजन लेंगे उसको रैशनल चॉइस कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, जब स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उसमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हाउ पीपल एंड सोसाइटी यूजेस स्कार्स रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड। ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट देयर वांट्स। देयर मतलब क्या? देयर का मतलब क्या है? टू मीट ह्यूमन वांट्स। ठीक है ना। स्कैरसिटी का मतलब आपको बता ही दिया है मैंने। अ सिचुएशन वेयर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन इट्स अवेलेबल डिमांड। ठीक है, एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। भाई सिंपल सी बात है, अगर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ह्यूमन चाहता है कि वो 100 किलो सोने का इस्तेमाल करे या फिर वो 1000 किलो सिल्वर का यूज करे, ह्यूमन अगर ये चाहता है, और अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, अगर हमारे पास 1000 किलो सिल्वर डेली हम निकाल पा रहे हैं या फिर 1000 किलो सोना हम डेली निकाल पा रहे हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम उन अनलिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर देंगे। बट दिक्कत तो यहीं आती है ना, यहीं पे तो इकोनॉमिक्स का इजाद हुआ, यहीं से तो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ कि भैया स्कैरसिटी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, एंड उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से हमें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है। सो दिस इज द रूट कॉज। Scarcity is the root cause of all the economic problems. Economic problems क्या हैं? Problem of making choices which arises due to unlimited wants of the humans and scarcity. And scarcity of resources and alternative uses of resources. Alternative uses of resources. हो गया भाई। इसी डायग्राम में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसी डायग्राम में तुमको मैंने इकोनॉमिक्स भी बता दिया क्या होता है, इसी डायग्राम में मैंने तुमको स्कैरसिटी भी बता दिया क्या होता है, एंड इसी डायग्राम में मैंने तुमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बता दिया क्या होता है। तीनों टर्म्स जो समझाई वो इसी डायग्राम में बनी हुई है। लास्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत आसान है, बहुत आसान भाई। देखो मैंने तुम्हारे 14-15 मिनट खा लिए, बट ये 14-15 मिनट खाने मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे,
रीजन इज वेरी सिंपल गाइस कि अगर ये 14-15 मिनट नहीं खाऊंगा ना तो यार तुम ना ये एलिगेशन लगा दोगे कि सर हमारे को पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ाने आए और उन्होंने इकोनॉमिक टर्म्स का मतलब नहीं बताया। अब आगे जाके मैं तुमको पूछूंगा ह्यूमन वांट्स कैसी होती है तो तुम फटाक से जवाब दोगे अनलिमिटेड होती है। ठीक है, हमें ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस का इस्तेमाल करके हमें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है ना, इसीलिए ये चीजें बताई हैं। लास्ट हमारी इकोनॉमिक टर्म्स की सबसे लास्ट चीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सिंपल, पैसा कमाने के लिए, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, ये सब एक ही मतलब है इन सब का। ठीक है, समझ रहे हो, पैसा कमाने के लिए जो काम करा जाता है दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड जो काम पैसा ना कमाने के लिए बस ऐसे ही करा जा रहा है, जैसे मेरी मम्मी है वो मुझे डेली रोटी देती है, डेली मतलब डेली में मैं जब मैं छोटा था ना तो मेरी मम्मी ना मुझको फ्री में पढ़ा भी देती थी यार, कितनी अच्छी बात है। मम्मी क्या मेरी जो पढ़ाती थी पैसे पर्पस के पढ़ाती थी, मतलब पैसे कमाने के पर्पस से पढ़ाती थी तो नहीं। तो दैट एक्टिविटी बाय माय मॉम, जब मैं बचपन में मेरे को पढ़ाने का काम था, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय माय मदर। ठीक है ना, वैसे तुम्हारी मम्मी भी तुमको फ्री में पढ़ाती होंगी भाई बचपन में, 5th-6th क्लास में, 7th-8th में भी पढ़ाया हो क्या पता। दे आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न इनकम, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। इट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स। भाई वही है, जहां इकोनॉमिक वर्ड जुड़ जाता है ना वो वही चीज आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सब लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरीके की होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं अभी, ये भी समझ लेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती है, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग इनकम, पैसे कमाने से रिलेटेड जो नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, अब ना क्वेश्चन है गाइस, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा, बहुत तो तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तो तगड़ा। कंजम्पशन प्रोडक्शन से भी पूछेंगे और एक क्वेश्चन और था यार, स्टैटिस्टिकल मिल गया, दोनों मिल गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले तो। अभी हमने पढ़ा ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरीके की होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यार उनके बारे में भी जान लेते हैं, ये भी हमारा बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स का ही पार्ट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, इस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आराम से, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। The 3 conventional divisions of the study of economics comprise the study of consumption, production and distribution. Based on your understanding, explain the meaning of the following terms. इन तीनों भाई सिंपल सा इन तीनों का मतलब मांगा है, आराम से बता देते हैं। कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क। कंजम्पशन और प्रोडक्शन तो बहुत आसान है, हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। हम क्या हैं, जैसे तुम और मैं। ठीक है भाई, मैं एज अ स्टूडेंट ही समझता हूँ तुम लोगों को कि तुम बिजनेस कुछ कर नहीं रहोगे, जॉब वॉब कहीं कर नहीं रहोगे। मैं जॉब कर रहा हूँ बट मुझे भी मान लो कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं अपना मस्त मौज ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम दोनों क्या है, कंज्यूमर्स। हम कुछ ना कुछ भाई, कंज्यूमर्स इन द सेंस हम जो इकोनॉमी में बनी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे भाई हम चिप्स खरीद लेते हैं, वो भी इकोनॉमी में बनी हुई एक चीज़ है। ठीक है, मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो मैं बैडमिंटन खरीद रहा हूँ, बैट बॉल खरीद रहा हूँ, वो मेरी एक तरीके की कंजम्पशन है। मतलब जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी बंदा या बंदी गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंज्यूमर है। एंड उनकी जो एक्टिविटी होती है, कंज्यूमर जो एक्टिविटी करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का वो इस्तेमाल कर रहा है, जो मैं बल्ला चला रहा हूँ, मतलब जो मैंने बैट खरीदा, जो मैंने लेज एंड चिप्स खरीदे, वो मेरी कंजम्पशन होती है, दैट इज माई कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होती है, अब भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, जो फैक्ट्रियां सेटअप हैं, जो इंडस्ट्रीज सेटअप है, जो दुकानें बनी हुई हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर रही हैं, बना रही हैं, वो प्रोडक्शन होता है।
डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ये तो बहुत आसान है। देखो, प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कंजम्पशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। ठीक है, इनपुट्स क्या होते हैं भाई, ये भी देख लो, इससे कंफ्यूज मत होना। इनपुट्स का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल्स। जैसे भाई एक हमारा जो क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बैट क्या है, एक गुड एंड सर्विस है। गुड एंड सर्विसेज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कंजम्पशन है। बट जो गुड एंड सर्विसेज बना रहा है वो कैसे बनाएगा, बैट कैसे बनाया जाएगा, लकड़ी का बैट, रॉ मटेरियल, पहले पेड़ काटे जाएंगे, लकड़ी लाई जाएगी, कश्मीरी विल्लो या इंग्लिश विल्लो का, विल्लो का मतलब होता है बैट का ऐसे छाल, लकड़ी की छाल को विल्लो बोलते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल लाया जाएगा, लकड़ी लाई जाएगी, वुड लाई जाएगी, एंड उसकी हेल्प से आउटपुट बनाया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे, उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। हम ना बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से नहीं भी पढ़ा तो तुमको बता देता हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, इसको प्रोडक्शन को करने में कुछ चीजें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरी चाहिए होती हैं। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती हैं, कहाँ लिखूं, ध्यान से देखना, इसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर तुमको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देंगे। ठीक है ना, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं भाई, रॉ मटेरियल से हम गुड्स एंड इनपुट से जब हम आउटपुट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कल को भैया मैं लकड़ी लेके आया और सुबह वो बैट बन जाएगा, नहीं। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं प्रोडक्शन करने में। प्रोडक्शन करने में कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी इस्तेमाल होता है, बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। ठीक है ना, ये चार चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इन चारों को जो इनकम दी जाती है, अब इन्होंने मेहनत करी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ने कहां पे मेहनत करी, प्रोडक्शन करी है भाई। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, तो इनको इनके पैसे भी मिलने चाहिए यार, इनको इनकी पेमेंट मिलनी चाहिए। तो द इनकम अर्नड बाय दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है। दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिवीजन ऑफ नेशनल इनकम इनटू द फैक्टर इनकम्स लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो भैया प्रोडक्शन से हमने ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचे, हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बिके वो हमारे देश की नेशनल इनकम है। बट जब उस नेशनल इनकम को बांट दिया जाता है बिटवीन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इनकी हेल्प से ही तो प्रोडक्शन हो पाई ना, जब इनमें बांट दिया जाता है, लैंड को उसका रेंट दे दिया जाता है, लेबर को उसके वेजेस दे दिए जाते हैं, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट दे दिया जाता है। इंटरेस्ट की स्पेलिंग गलत है देख लेना, यहां से देख लेना। एंटरप्रेनर को उसका प्रॉफिट दे दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है ना गाइस, बस इसका ध्यान रखना, बहुत तो जरूरी क्वेश्चन था ये, बहुत तो जरूरी। चलो भाई, चलो चलो, ये रहा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक एजेंट who uses goods and services for the satisfaction of human wants। ध्यान से, हमने अभी इकोनॉमिक टर्म्स पढ़ी बहुत सारी, इकोनॉमिक्स, स्केर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तीन पार्ट्स थे, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। तो इन सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एजेंट वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो याद करो, उस इकोनॉमिक एजेंट का नाम होता है कंज्यूमर, जो कि मैंने बताया था तुम और मेरे जैसे लोग हैं। एंड कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर करता है कंजम्पशन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। एंड ये हमारा करेक्ट आंसर है गाइस, बिल्कुल सही उत्तर है पुत्र, पुत्र दिस इज दी सही उत्तर। आगे चलें क्या पुत्र,
हाँ जी पुत्र। एक क्वेश्चन और है। कहाँ है ये रहा? नहीं ये रहा। ये भी मतलब अभी तक जितना हमने कर लिया है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। स्केर्सिटी इज द रूट कोज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो स्केर्सिटी है, जो कमी है, किस चीज की कमी? रिसोर्सेज की कमी, उसको स्केर्सिटी कहा जाता है। क्या वही सारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स का जड़ है? बिल्कुल भाई, हमने करा है उसके अंदर कि जो स्केर्सिटी है ना यार, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। जब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, लोग जितना मांग रहे हैं उनको उतना दो। 100 किलो सोना चाहिए, ले भाई 100 किलो सोना ले यार, ये ले अभी खदान में से निकाल दूंगा। जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कभी होंगी ही नहीं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, अरे गलत गलत भाई, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स की तो दिक्कत आ गई। यही दो चीजें तो है, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है भाई। ह्यूमन के पास 100 रुपये आता है, वो 1000 मांगता है, 1000 आता है, लाख मांगता है, लाख आता है, 1 करोड़ मांगता है। ठीक है ना? ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है, स्टेटमेंट 1 हमारी सही है। ठीक है उस्ताद जी? उस्ताद जी आगे चलते हैं। उस्ताद जी कितना हो गया हिसाब किताब? हमने बहुत तगड़ा हिसाब किताब कर लिया है। अब आगे चलेंगे स्टैटिस्टिक्स की तरफ। ठीक है? अब अगर तुम देखो, ये चैप्टर का नाम जो था, इस चैप्टर के नाम का हमने 50% कर लिया है। तो तुम सोचना कि तुम्हारा 50% चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर का नाम था कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो जो वो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था, जो थोड़ा सा हमें समझना था कि भैया इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं, वो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है? तो भाई हम इधर अपना पहला नंबर डाल देते हैं और ये समझ लो हमारा 40% चैप्टर खत्म। कितनी देर हुई है? 27 मिनट। 40 मिनट्स हो गया है, 40% चैप्टर खत्म हो गया है। अब आगे चलते हैं। हमने क्या खत्म करा है? हमने करा है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खत्म कर लिया। सही नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। चलिए भाई साहब, आगे चलते हैं। अब जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। भाई आपने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बताया, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ठीक है? प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस क्या लिखा है, एक बार ही पढ़ के देख लो। बस एक सेकंड मेरे लिए पढ़ लो, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक तुम ये पढ़ लो बस एक बारी। लर्न नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बारी रीड मारना है। देखो भाई, पहली बार में तो बिल्कुल नहीं समझ आने वाला। पहली बार जब तुम पढ़ोगे तो यार ये क्या करा दिया सर, एक स्टैटिस्टिक्स की सिंपल डेफिनेशन दे देते चाचा हमको। मैं कहा यार मैं तो डेफिनेशन दे दूंगा, बट पेपर में ऐसे ही आता है। स्टैटिस्टिक्स की ना डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती। मैं सच सच बता रहा हूँ, कभी भी ये नहीं आया पेपर में कि यार स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बता दो सीधी सीधी, कभी नहीं आया। स्टैटिस्टिक्स की ना डेफिनेशन जो है, स्टैटिस्टिक्स का जो डेफिनेशन है, वो हमेशा ऐसे पूछा जाता है, दो सेंस में है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन ना दो सेंस में कंसीडर करी जाती है। एंड ये सिंगुलर प्लूरल ना वो वाले इसे रिलेट मत करना जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि ना वो मैथ्स में सिंगुलर का मतलब एक होता है, प्लूरल का मतलब इंग्लिश में ज्यादा है ना। वो वाला सिंगुलर प्लूरल प्लूरल नहीं है, ये कुछ अलग ही है भाई, बिल्कुल अलग है। बस मैं तुम्हारे को बताता हूँ कैसे याद रखना। स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में समझा जाता है। फर्स्ट इज सिंगुलर सेंस and the second one is plural sense.
ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक बारी, इधर दोनों तुम्हारे सामने वर्ड्स लिखे, अब इनको याद कैसे करें सर? सिंगुलर सेंस मतलब सिंगल प्लूरल वैसे वाला मत करना प्लीज, तुम्हारे से हाथ जोड़ लेता हूं पहले ही। तुम आज के लिए अब तुम स्टैटिस्टिक्स जब भी पढ़ोगे तो सिंगुलर सेंस का तुम्हारा मतलब क्या होगा कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मींस, क्या मतलब होगा? इट मींस कि भैया सिंगुलर सेंस का मतलब है कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड प्लूरल सेंस का मतलब होगा कि ये स्टैटिस्टिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहा है। बस ये ध्यान रखना। अब कोई भी तुमको कहेगा कि भैया स्टैटिस्टिक्स का मतलब मुझे प्लूरल सेंस में बताना जरा, या स्टैटिस्टिक्स का मतलब मुझे सिंगुलर सेंस में बताना जरा, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स तुमको दिखाई दें कि भाई स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स बता रखे हैं कि इट इज दिस इट इज दैट, स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो मैं भी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, वो मैं भी बताते हैं। मैं तुमको पहले इनके फीचर्स ही बता देता हूँ, और इसका फीचर याद करने का एक मैं पता नहीं लप्पू सा तरीका लेके आऊंगा, लप्पू सा तरीका भी तुमको बता देंगे। बट अभी तुम्हें क्या देखना है कि कभी भी स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग इन प्लूरल सेंस होगा तो इसका मतलब वो बात कर रहा है स्टैटिस्टिकल फीचर्स के बारे में। एंड स्टैटिस्टिक्स का मतलब अगर सिंगुलर सेंस में बताना होगा तो वो बात कर रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में। अब ना तो हमें स्टैटिस्टिकल फीचर्स पता सर, और ना हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स पता। तुमको नहीं पता, मुझे तो पता है, तो मैं बता देता हूं तुम लोगों को, यार टेंशन क्यों ले रहे हो उस्ताद जी? ठीक है, अभी पहले ये नहीं, क्वेश्चन बाद में, पहले तुमको ये बताते हैं। ये सारे हैं स्टैटिस्टिकल फीचर्स, ठीक है, ऑल दीज आर स्टैटिस्टिकल फीचर्स। सर आपने कहा ये सारे फीचर्स हैं, तो इसका मतलब कि ये किस में लिखे जाएंगे? बिल्कुल भाई, प्लूरल सेंस में लिखे गए हैं ना, इसका मतलब ये स्टैटिस्टिकल फीचर्स हैं, स्टैटिस्टिकल फीचर्स, या फिर यूं भी बोल सकते हो फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या कुछ भी बोल लो। तो इसको याद करने के लिए क्या करना है भाई? याद सीधा सीधा भी कर सकते हो, सीधा सीधा नहीं करना, टेढ़ा टेढ़ा करना है तो टेढ़ा टेढ़ा ऐसे याद कर लो भाई। अ नाइस मंकी ईट्स स्वीट पर्पल केक, ठीक है, इधर एक मंकी बना देते हैं, ऐसे मंकी बना दिया मैंने गंदा सा, और ये इधर ऐसे केक खा रहा है, ठीक है भाई, देख रहे हो कितना गंदा केक बनाया मैंने। और केक भी कैसा बनाता हूँ? पर्पल बनाता हूँ, रुक जाओ, पर्पल कहाँ से आया? वेयर इज पर्पल कलर? इसको मैंने पर्पल कर दिया। रुक जाओ भाई, पर्पल केक बनाते हैं तुम्हारा। पता नहीं लग रहा भाई क्या है, ये बंदर है, ये केक है, ऐसा लग रहा है बंदर डमरू बजा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ठीक है भाई। बस यही फिगर है मेरे पास, तुम इस फिगर से समझने की कोशिश करना, बस हाँ यही है, ठीक है भाई। एक मतलब तुम्हें यार फीचर्स याद रखने हैं, फीचर्स याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक तकनीक तुमको दे दी है मैंने कि भैया तकनीक क्या है तुम्हारे पास? अ नाइस मंकी ईट्स स्वीट पर्पल केक। ए रिलेट्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अब एक एक करके इनका मतलब बताता रहता हूं। भाई किस चीज को तुम स्टैटिस्टिक्स बोलोगे? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? जिसके अंदर ये सारे फीचर्स होंगे दैट इज स्टैटिस्टिक्स, मैं उसको स्टैटिस्टिक्स बोलूंगा जिसके अंदर ये सारे फीचर्स होंगे। फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि सिर्फ एक चीज को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जाएगा। जैसे मैं यूं बोल दूं कि राम के मार्क्स 25 मार्क्स आए हैं राम के, या फिर मेरे इस फोन का प्राइस 40,000 रुपए है, या फिर मेरी क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। किसी एक चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, उसको तो नंबर बोल देंगे कि भाई दिस इज द नंबर, कि दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। स्टैटिस्टिक्स उसे कहा जाता है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात होती है, कि भाई हम पूरी बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली, ठीक है ना। तो भाई वो उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है जब हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, नंबर्स में एक्सप्रेस्ड करा जाएगा या परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड करा जा सकता है, ठीक है ना।
मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मतलब कि किसी एक चीज से नहीं, बहुत सारी चीजों से स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। तो यार ये किसी एक चीज से थोड़ी इफेक्ट होगा, मल्टीपल चीजों से इफेक्ट होगा। क्या पता ईस्ट दिल्ली में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हो, क्या पता वेस्ट दिल्ली में कम पढ़ते हो, बहुत कारण हो सकते हैं। क्या पता ईस्ट दिल्ली में स्कूल बहुत सारे बने हो इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हो, क्या पता वेस्ट दिल्ली में स्कूल बहुत कम है इस वजह से बच्चे कम जाते हो वहां पे। कुछ भी, इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल थिंग्स, इसीलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ठीक है, ये देखो ना, नाइस से आ गया न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मंकी से आ गया मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ईट से क्या आ गया एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ये बहुत जरूरी है भाई। स्टैटिस्टिक्स ना कभी भी, ये बंदर उड़ा दो यहां से, बड़ा गंदा बंदर है। स्टैटिस्टिक्स कभी भी स्टैटिस्टिक्स इज नॉट 100% एक्यूरेट। कभी भी हम ये नहीं कह सकते यार कि जो भी मैंने स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करा है, जैसे स्टैटिस्टिक्स हमने क्या देखा अभी तक कि यार, जैसे अभी मैं एक ही एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यार मैं इस चीज के बारे में 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्या पता एक दो बच्चे बंक मार के इधर उधर घूम रहे हो, वो मैंने कैलकुलेट ही ना करे हो, क्या पता कुछ बच्चे टॉयलेट में छुप गए हो, क्या पता, मतलब कुछ रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी रहता है, 100% एक्यूरेट नहीं रहता स्टैटिस्टिकल डेटा। हमेशा ध्यान रखना, स्टैटिस्टिकल डेटा इज नॉट 100% एक्यूरेट। वहां पे हमेशा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी देखने को मिलती है। इट इज एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ठीक है ना, तभी वर्ड क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज को। ईट से आ गया एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड वैल्यू। एस से आ गया सिस्टमैटिकली कलेक्टेड, भाई सिस्टमाइज्ड वे में बहुत तरीके से कलेक्शन करा जाता है। जब हम एक ही चीज के बारे में एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, अपने दिमाग में सेट कर लो वो एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो भाई हम जब ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे तो सिस्टम में करा जाता है। हमने 5 लोग वेस्ट दिल्ली में भेज दिए, 5 लोग ईस्ट दिल्ली में भेज दिए, 5 कलेक्ट करने के लिए नॉर्थ दिल्ली में भेज दिए, 5 लोग साउथ दिल्ली में भेज दिए। ठीक है, तो सिस्टमाइज्ड वे में चीजें चलती हैं। P स्टैंड्स फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। जो स्टैटिस्टिकल डेटा है या स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऐसा ही नहीं है हवा में हम कर रहे हैं कि भाई कोई भी डेटा कलेक्ट कर लो हवा में, यार तेरी करते रहेंगे यार, कोई भी दिख गया आजा भाई आजा तेरे नंबर काउंट कर लूँ, तेरे को स्टैटिस्टिक्स में डाल देते हैं। ठीक है भाई, आजा भाई तू भी आजा, सड़क पे चल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स करने लग गए, नहीं। ठीक है, मतलब कोई भी हम नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जितना भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा डेटा की बात हो रही है ना, तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये एक प्री डिटरमाइंड पर्पस से करी जाती है। प्री डिटरमाइंड कोई लॉजिक होता है, उस वजह से हम ये सारा चीजें नंबर्स का खेल जो है वो कर रहे हैं, कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस की वजह से। ठीक है, भगवान ने एक पर्पस दिया था कि दिल्ली के बच्चों का डेटा ढूंढ के दो मुझे। ठीक है, भगवान ने नहीं दिया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया होगा, सीएम ने दिया होगा, किसी पर्पस से स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करा जाता है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, केक से जो है कंपेरेबल डेटा। हमेशा ना स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत इजीली कंपेरेबल होता है। जैसे अब भाई हमने स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करा, मैंने ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली सारे बच्चों का डेटा ले लिया। अब कंपेयर करते रहो, नॉर्थ दिल्ली में कितने ज़्यादा बच्चे हैं, साउथ दिल्ली में गर्ल्स ज़्यादा हैं, या वेस्ट दिल्ली में गर्ल्स ज़्यादा हैं, या ईस्ट दिल्ली में बॉयज़ ज़्यादा हैं, क्या है हिसाब किताब। तो स्टैटिस्टिकल डेटा इज इजीली कंपेरेबल। ठीक है ना, वो एक कंपेरेबल डेटा होता है। ये सारे स्टैटिस्टिकल फीचर्स हैं, या फिर तुम इनको बोल सकते हो फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है, सीधा सीधा याद करना है सीधा सीधा कर लो, ये बंदर ने पर्पल केक खाया है ऐसे याद कर लो। एक अच्छे बंदर ने पर्पल केक खा लिया तो तुमको फीचर से याद हो जाएंगे भाई। ठीक है ना, तो अब एक चीज समझ आ गई मुझे, एक चीज की क्लैरिटी आ गई सर। किस चीज की क्लैरिटी मिल गई है सर मुझे? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस की क्लैरिटी अब मुझे मिल गई है कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या होता है भाई साहब। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस भी जान लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस मैंने बता दिया,
प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स मींस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये पढ़ चुके हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या होता है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कलेक्टेड सिस्टमैटिकली फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। ये सब फीचर्स कोई ना एक मतलब सेंटेंस में लिख दिया है, वो जो सारे फीचर्स हमने करे थे उसको एक सेंटेंस में लिख दिया इन्होंने। सिंगुलर सेंस में हमेशा स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है ना। क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये 5 मेथड्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। एंड यही हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स की किताब के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब। स्टैटिस्टिक्स की किताब इज ऑल अबाउट दिस। चैप्टर नंबर 2 का नाम ये है, चैप्टर नंबर 3 का ये है, 4 का ये है, फिर आगे एनालिसिस ऑफ डेटा पढ़ेंगे, मीन मीडियन एंड मोड, फिर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम करेंगे। कब पढ़ेंगे ये सारी चीजें? ये चीजें हम पढ़ेंगे जब हम आगे आगे अगले अगले चैप्टर्स का वन शॉट आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो बेसिक सा मतलब जान लो। डेटा क्या है भाई? डेटा यही नंबर विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने एक डेटा का एग्जांपल तुमको दे चुका हूं, उसका इस्तेमाल करते रहना, अपने दिमाग में उसको सेट कर लो, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली, दिस इज अ डेटा, ठीक है, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। तो भाई कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, ये फर्स्ट स्टेप होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सेकंड, उसको अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करना, टेबल्स के अंदर ढंग से ऑर्गेनाइज करना डेटा को, ठीक है। कलेक्ट करके तो कैसे भी रख लो भाई, मैं कलेक्ट करके ऐसे ही लिख के रख लेता हूँ, दीवारों पे लिख लेता हूँ नाम, बट उसको ढंग से ऑर्गेनाइज करना, दैट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उसको अच्छे से वे में प्रेजेंट भी कर दो, ग्राफ्स में, पाई चार्ट्स में, इन सब फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर दो। फिफ्थ क्या होता है? एनालिसिस ऑफ डेटा। अब सब चीजें हो गई, हमने ऑर्गेनाइज भी कर दिया, प्रेजेंट भी कर दिया, अब डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें निकालेंगे, ठीक है। नहीं पता ये क्या होता है तो भाई हम एनालिसिस ऑफ डेटा में ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में डेटा को इंटरप्रेट करना कि हाँ भैया ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा। अच्छा, इस डेटा का एवरेज अच्छा आया है, बच्चे जो हैं वो वेस्ट दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ का एवरेज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वेस्ट दिल्ली के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, ईस्ट दिल्ली के बेकार हैं, ठीक है। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो ये 5 स्टेप रहते हैं और इसी सीक्वेंस में रहते हैं, हमेशा याद रखना। बाबूजी, बाबूजी क्यों बोल रहा हूँ, बाबू मोशाय बोल देता हूँ यार, बाबूजी तो मेरे घर पे हैं ठीक है। ये करो भाई। अब तुमको स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ आ गया है, इकोनॉमिक टर्म सारी बता दी है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब बता दिया है। सिंगुलर सेंस मतलब स्टैटिस्टिकल टूल्स या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एंड प्लूरल सेंस मतलब फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये मतलब होता है, ठीक है ना गाइस। अब इसको ध्यान से देखना। शैलजा सबमिटेड अ स्कूल प्रोजेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन इंडिया, शी फॉलोज द स्टेप दैट इज लिस्टेड बिलो। इनको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना। ये इसने ना कोई डेटा कलेक्ट करा है, शैलजा ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, डेटा कलेक्ट करा है, तो अब इसको सीक्वेंस में लगाओ। सर सारी चीजें पढ़ना, सबसे पहले शैलजा क्या करेगी? डेटा को कलेक्ट करेगी, सबसे पहली चीज, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप जो शैलजा करेगी। कलेक्शन करने के बाद सेकंड स्टेप होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, तो फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? शैलजा डेटा को ऑर्गेनाइज करेगी। थर्ड स्टेप होता था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर शैलजा डेटा को प्रेजेंट करेगी। फोर्थ स्टेप होता था एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसको कहा जाता है एवरेज, मीन निकालना, कोरिलेशन निकालना, एनालाइज करना, एनालिसिस, एनालिसिस, दिस इज द फोर्थ स्टेप। And the last step is interpretation of data. Interpretation of data by determining the degree of relationship between various economic variables. इतना कुछ नहीं समझना, बस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा लिखा है तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। एंड ये रहा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है गाइस। तगड़ा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। तो इसीलिए कहा है कि ये डिटेल्ड वन शॉट है, कोई हल्का फुल्का नहीं है। दिस इज एग्जाम टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाबू मुशाय, बाबू मुशाय, ये देखो, ये भी तगड़ा है कितना रह गया हिसाब किताब? थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, बचा है अभी तो।
ये पढ़ो पहले, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन नहीं, ये एक तरीके से ना तुम्हारा एक हिंट है, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस प्रकार के आते हैं। उसको, उन क्वेश्चंस को करने के लिए ये तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल फैक्ट्स बट ऑल न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल सही बात। अब देखो हमने क्या कहा कि ना भाई स्टैटिस्टिक्स का एक फीचर था कि इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो क्या हर चीज जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है वो स्टैटिस्टिक्स होगी? तो मैंने क्या कहा था, नहीं भाई ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए और भी फीचर्स उसको अपनाने पड़ेंगे। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स भी होना पड़ेगा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो है ही है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, प्री डिटरमाइंड पर्पस, कंपेरेबल डेटा, ये सब फीचर्स भी उसको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तब वो स्टैटिस्टिक्स बन पाएगा। आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिक्स आर फिगर्स बट ऑल फिगर्स, नंबर के बारे में बात कर रहा है, बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, एक लड़की है सानवी, 25 मार्क्स लाई इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यार सानवी क्या है, सिर्फ एक लड़की है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, सॉरी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स आया यहाँ पे, ये तो सिर्फ एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा है, एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा है, तो इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। वेयर एज एक स्टेटमेंट, एक दूसरी स्टेटमेंट मिली मुझे, एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं भाई साहब। अब देखो यही चीज समझते हुए ये कुछ क्वेश्चंस करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो वाला क्वेश्चन आए ना आए, आ भी सकता है, मैं यूं नहीं कह रहा नहीं आ सकता जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, बट उसकी हेल्प से बहुत सारे एमसीक्यूज तुम सॉल्व कर पाओगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो वो पहला एमसीक्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पहला एमसीक्यू ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज स्टैटिस्टिक्स। इन चारों में से स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई, ये एक बारी जान लो। चारों स्टेटमेंट्स देखते हैं अपन लोग। प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ए, सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में बात कर रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। सेकंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 72 ईयर्स। आगे चलते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ये भी किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट स्टैटिस्टिक्स, ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। मार्क्स सिक्योर्ड बाय सौम्या वाज 14% हायर देन मनीष। अब यहां पर देखो, ये वही इस वाले टर्म के बारे में अगर तुम बात करो, ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करो, यही हमारा सही आंसर है, यही स्टैटिस्टिक्स है। क्यों है? क्योंकि अगर हम ये चारों स्टेटमेंट्स पे गौर डालें, तो जो सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स कवर कर रहा है वो यही है। देखो हम दो लोगों का कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं, तो कंपेरेबल डेटा भी है। एक बंदे के बारे में बात नहीं हो रही, दो बंदों के बारे में बात हो रही है, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स भी है, न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस्ड है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से इफेक्ट हो सकता है भाई, सौम्या के मार्क्स और मनीष के मार्क्स बहुत कारणों से इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको हम स्टैटिस्टिक्स कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फीचर्स मुझको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वैसे ही एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही है, पिक्चर दे रखी है, चार ऑप्शंस तुम्हारे सामने है, देखना है कि स्टैटिस्टिक्स कौन सा है, चारों ऑप्शंस में से स्टैटिस्टिक्स कौन सा है। मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूं, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में रिया, सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है भाई, एक बंदे या एक बंदी के बारे में बात होगी तो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता। दे लिव इन अ वन रूम हाउस, एक रूम के बारे में बात हो रही है या किसी एक फैमिली के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज नॉट दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। हर फादर, यहाँ पर भी एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ठीक है गाइस, बस इसको ध्यान से देखना है। एंड अब हमने कहां तक खत्म कर लिया है, ये देखो कहां तक हो गया है। हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी जान लिया है। अब थोड़ी सी चीजें रहती हैं स्टैटिस्टिक्स के, फीचर्स और इंपॉर्टेंस कुछ है, वो कर लेंगे, वो अब 20-22 मिनट 25 मिनट का और टॉपिक होगा। बट मेन अब हमारा 70-75% चैप्टर खत्म हो गया है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती, इसके दो अलग अलग सेंस में डेफिनेशन पूछी जाती है। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में भी हम जान चुके,
और स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में भी हम जान चुके। अब लास्ट हमारी चीज रहेगी, कुछ फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, है ना, एंड कुछ इंपॉर्टेंस है कि भाई स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। वो करके हमारा ये वाला चैप्टर जो है ना खत्म हो जाएगा। अब उस पे आगे चलते हैं, अपन फंक्शंस वाले पार्ट पे चलते हैं एंड वो आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, तो अब ना हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, लास्ट टॉपिक की तरफ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजें हैं। देखो मैं तुम्हारे को बहुत सारी चीजें करा सकता हूं कि भाई इसमें ये करा दो, वो करा दो, ऐसे करा दो, वैसे करा दो, नहीं भाई, वन शॉट वीडियो है, डिटेल्ड वन शॉट वीडियो है, बट ऐसा डिटेल्ड वर्जन नहीं कराना कि भैया सभी कराने लग गए, सारी उठपटांग चीजें करा रहे हैं। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्ड चीजें करा सकते हैं वो सब करा दी हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक्स का हो चुका है मामला सेट। ठीक है, थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, कि किस तरीके से एग्जाम में, अगर वैसे तो अगर सच बताऊं ना, ये ऐसा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें एग्जामिनेशन से ना एग्जाम के अंदर 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कम आता है, आता भी है तो बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन आता है। इसमें जो घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं 1 मार्कर्स। तो 1 मार्कर्स जो घुमा फिरा के सिंगुलर और प्लूरल में आते हैं वो करा दिए हैं। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत इजी सा है, जितनी भी सारी टर्म्स हमने सीखी इसमें, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से आ सकता है। उसके अलावा वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से एमसीक्यू आ सकता है, ये सब चीजें। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ गए हैं, अब हम देखेंगे फंक्शंस, एंड ये लास्ट है बस, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ना बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो आपने करवाया ही नहीं। भाई देखो, लिमिटेशंस की ना हमको एज सच इतनी नीड नहीं है, क्योंकि ना देखो लिमिटेशंस ना, अगर हमको फीचर्स पता होंगे वहीं से लिमिटेशंस भी पता लग जाती हैं। हम एक चीज को ना बारी बारी डबल डबल क्यों करें? अब ध्यान से समझना, देखो अगर हमको फीचर्स पता है, सर यहाँ पे आपने ना प्लूरल सेंस के अंदर हमको फीचर्स बताए स्टैटिस्टिक्स के, क्या क्या थे, बहुत सारे फीचर्स थे, एक बार देख लेते हैं। एक हमने तुक्का मेथड भी लगाया था इसमें, ठीक है, बंदर वाला कुछ था, बंदर पर्पल केक खा रहा है, ऐसे कुछ करके याद दिलाया था, है ना, अ नाइस मंकी ईट स्वीट पर्पल केक, ऐसे कुछ करके था। तो देखो ये सब फीचर्स हैं, इसी के अंदर से ना इसकी लिमिटेशंस भी निकल कर आ जाती हैं। हमें अलग अलग से 2-2, 3-3 बारी करने की जरूरत नहीं है। पहली लिमिटेशन देखो यही निकल कर आ गई कि स्टैटिस्टिक्स 100% एक्यूरेट नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट 100% एक्यूरेट, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और क्या है भाई, इट इज ओनली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ये सिर्फ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। इसके अलावा अगर कोई क्वालिटेटिव डेटा हो जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो दीज फ्यू आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अलग से कोई बहुत तोप करने की जरूरत नहीं है, फीचर्स पता है तो उसी के अंदर से हम इसकी लिमिटेशंस निकाल लेते हैं। बट भाई जो अलग से करने की जरूरत है वो है फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस, बहुत जरूरी पार्ट है, बहुत जरूरी है। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन एक एक करके चलेंगे, 1 2 3 4 लिख देते हैं इनके आगे, 1 2 3। फर्स्ट वाला है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी पता है क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, एंड उनको कैसे इस्तेमाल करें कि हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो वो चीज अगर हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सच एज मीन, मीडियन, ग्राफ्स, इन सब का। ठीक है भाई, जब हम इन सब स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तभी हम पहचान पाएंगे कि अच्छा कितनी प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर, लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड का क्या एवरेज है, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं उसका क्या एवरेज है। फिर हम उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स और मेथड्स। सेकेंड इज हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। बिल्कुल सही, हमको जो फैक्ट प्रेजेंट करने हैं, जो हमको चीज बतानी है, उसको एक अच्छे वे में, फाइनाइट वे में, डेफिनेट वे में प्रदर्शित करने का, दर्शाने का जो जरिया है, ठीक है, उसको ढंग से दिखाने का एक तरीका,
वो स्टैटिस्टिक्स में हम इस्तेमाल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ऐसे स्टेटमेंट लिखी हुई है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.5% एनुअली इज मोर कन्विंसिंग देन सिंपली स्टेटिंग दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही। अब अगर मैं यूं बोल दूं पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे क्या मतलब है भाई, कितनी बढ़ रही है, 10 लोग बढ़ रहे हैं, 10% बढ़ रही है, पॉपुलेशन डबल हो गई। बढ़ने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम वहीं पर एक न्यूमेरिकल डेटा ऐड कर दे, इस न्यूमेरिकल डेटा को ही क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक। यही तो स्टैटिस्टिक्स होता है कि जब एक न्यूमेरिकल डेटा को हम वहां पर ऐड कर दे तो वो और ज्यादा मोर कन्विंसिंग और बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट हो जाती हैं चीजें। तो फर्स्ट फंक्शन इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। उसके अलावा डेफिनेट फॉर्म में जो भी डेटा है उसको एक डेफिनेट फॉर्म में डेफिनेट पैटर्न में शो करता है। बहुत बड़े डेटा को फ्यू नंबर्स में, मतलब बहुत बड़े डेटा को मिनिमाइज कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सारे स्टेप्स देखें स्टैटिस्टिक्स के, तो हमने मान के चलो पूरे देश की आबादी नाप ली, पूरे देश की पॉपुलेशन मेजर कर ली, वो कितना बड़ा डेटा है। बट जब हम उसी डेटा को प्रेजेंट कर देंगे इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन दी फॉर्म ऑफ टेबल्स, भाई टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, एक टेबल बनाया, दिल्ली का इतना पॉपुलेशन, मुंबई का इतना पॉपुलेशन, बिहार का इतना पॉपुलेशन, ऐसे करके हमने टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इतना रॉ डेटा, इतना बड़ा डेटा को हमने मिनिमाइज करके छोटे फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करनी है, वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप बताता हूं मैं, जैसे हमारा ना दो चीजों का रिलेशनशिप है, प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, प्राइस किसी भी चीज की डिमांड, डिमांड ऑफ क्या चीज, शुगर, चीनी की डिमांड। ठीक है, हम डिमांड का मतलब पता है, डिमांड का मतलब मांग, हम कितनी चीज मांग रहे हैं, चीज नहीं, नॉट चीज जो पिज्जा के ऊपर लगती है, शुगर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है भाई, कि हम कितनी शुगर की डिमांड कर रहे हैं, उसका प्राइस से क्या रिलेशनशिप है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 10 रुपए की चीनी बेचूंगा मार्केट के अंदर, फिर 20 रुपए प्राइस कर दूंगा उसका, फिर 30 रुपए कर दूंगा, ऐसे ही बढ़ाता जाऊंगा। तो जब 10 रुपए की चीनी थी तो सब लोग भैया शिकंजी पी रहे हैं, खूब नींबू पानी पी रहे हैं, खूब चाय पी रहे हैं, दे दबा दब चीनी डाल डाल के, तो भाई इसकी डिमांड 100 यूनिट्स थी, प्राइस बढ़ गया। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा आज ना नींबू पानी बनाती हूँ बेटा, मैं चीनी नहीं डालूंगी यार, चीनी बेटा अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, मेरे बच्चे चीनी नहीं डालेंगे। तो ना जब प्राइस बढ़ा तो मेरी मम्मी ने चीनी खरीदनी कम कर दी, चीनी खरीदनी कम कर दी। फिर प्राइस और बढ़ गया तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा चाय जो है ना वो ग्रीन टी पियो बेटा, ऐसे चाय में चीनी डाल के अच्छा नहीं होता मेरे बच्चे। तो मेरी मम्मी ने और चीनी खरीदनी कम कर दी। ऐसे मेरी मम्मी ने करी, तुम्हारी मम्मी ने भी कर दी होगी, तुम्हारी बुआ ने भी कर दी होगी भाई। मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो भाई इस रिलेशनशिप के बारे में मुझे कैसे पता लगा, विद दी हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ये स्टैटिस्टिकल डेटा ही तो है, नंबर्स की फॉर्म में हमने दो चीज के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि जब हमें अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में, अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स, बिटवीन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब कि अलग अलग चीजें। ठीक है, जैसे प्राइस एंड डिमांड आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप अगर करना होता है तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही करा जाता है। हेल्प्स इन इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। सेक्टोरल का तो मतलब समझ आ गया होगा, जैसे मेरी एक कंपनी है, मैं पीडब्ल्यू में काम करता हूं। ठीक है, मैं पीडब्ल्यू में काम करता हूं, बीडब्ल्यू नहीं पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू में काम करता हूं भाई। इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, साइंस का अलग एक सेक्टर है, हमारा कॉमर्स का अलग है सेक्टर, आर्ट्स का सेक्टर अलग है, उसके अलावा पीडब्ल्यू के विद्यापीठ भी हैं, ये सब चीजें हैं पीडब्ल्यू में, है ना भाई। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स
हेल्प्स इन इंटर सेक्टोरल कंपैरिजंस, कि हमें अलग अलग सेक्टर्स में कंपेयर करना है। अच्छा, विद्यापीठ कितना प्रॉफिट कर रही है भाई? विद्यापीठ के अंदर 50% प्रॉफिट हो रहा है। साइंस वाले जो है, साइंस वाली फील्ड में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 80% प्रॉफिट हो रहा है। कॉमर्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 70% हो रहा है। आर्ट्स में कितना हो रहा है? 60% प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने प्रॉफिट मेजर कर लिया। कैसे करा? इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन करके हमने अलग अलग सेक्टर्स का प्रॉफिट मेजर कर लिया, है ना। एंड स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही ये इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन पॉसिबल हो पाया। इंटर टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। जैसे कि अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा मैं पीडब्ल्यू में काम कर रहा हूं, ठीक है भाई, पीडब्ल्यू कंपनी में काम करते हैं, उसी का नाम लेंगे अपन। तो भाई हमने देखा कि पीडब्ल्यू का 2020 का प्रॉफिट कितना था, फिर 2021 का कितना आया, 2022 का कितना आया, ऐसे ऐसे करके हमने क्या करा, हमने अब क्या करा, ये तो था इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन, दिस इज इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। टेम्पोरल का मतलब जब हम टाइम के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग टाइम पीरियड का प्रॉफिट मेजर कर लिया। तो ये दोनों चीजें, इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन हो चाहे इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन हो, ये स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये टोटल हमारे 5 फीचर्स थे, 5 फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स के जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लास्ट टॉपिक है, जेन्युइनली लास्ट टॉपिक है गाइस, जेन्युइन लास्ट टॉपिक है। बस तुम ना ध्यान से सुनते रहना। सिर्फ 3 जने हैं जो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बट हमारे सिलेबस में 3 ही है। फर्स्ट रहेगी हमारी इकोनॉमिक्स, क्योंकि भाई हम पढ़ी क्या रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक्स के लिए कैसे यूजफुल है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए कैसे यूजफुल है वो देखेंगे। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हमारे बिजनेसमैन भी करते हैं, जो बिजनेसेस चलाते हैं, जो ट्रेड मार्केट, ये सब ट्रेड शेयर मार्केट, ये सब चीजें देखते हैं, ये भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चार्ट्स वार्ट्स देखते हैं, ठीक है। अगर तुमको पता हो किसके बारे में, स्टॉक मार्केट और इन सब के बारे में, तो जो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं भाई, ये ट्रेड, ये मतलब स्टैटिस्टिक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं चार्ट में अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, ये सब चीजें मेजर करते हैं। उसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है वो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट। तो 3 ही जने हैं, इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करती है स्टैटिस्टिक्स का, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, और बिजनेसमैन। बस ये 3 हमारे सिलेबस का पार्ट है। एंड कैसे करते हैं ध्यान से देख लेना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कैसे यूजफुल है भाई? इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या क्या थी? इकोनॉमिक्स के 3 कंसेप्ट थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना कंजम्पशन होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कैसे पता लगेगा? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। भाई हम कंजम्पशन 2000 करोड़ कर दें, मतलब मान के चलो हमारे देश में शुगर का कंजम्पशन 5000 अरब यूनिट्स हो गया। यार ऐसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? पहले देखना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। क्या पता इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता हमारे देश में, तो इतनी कंजम्पशन भी नहीं कर सकते तो तुम। तो भाई कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों साथ साथ में चलती हैं। जितना देश में प्रोडक्शन हो पाता है उसी हिसाब से देश को अपने कंजम्पशन को मैनेज करना पड़ता है। अगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया, जैसे आप हमारे देश की बात कर ले भाई, हमारा देश इतना आबादी वाला देश है, तो उनको वीट की, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, जो बेसिक नेसेसिटीज, खाने पीने की चीजें। तो उस वजह से हमें उस अपने दूसरी चीज की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है। ना करते हुए भी हमें वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं लोगों के सर्वाइव करने के लिए, इनकी प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे पता लगा, कैसे पॉसिबल हो पाया? जब हमने स्टैटिस्टिक्स देखा, हमें पता लगा अच्छा हमारे देश की आबादी 10 अरब है, मतलब जो भी है भाई, मैं भूल गया, सॉरी गाइस, बट जो भी हमारी आबादी है, तो वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से पता लगा। फिर हमने मैनेज करा कि कितना कंजम्पशन होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। कंजम्पशन डेटा इज हेल्पफुल इन प्लानिंग द कंज्यूमर्स बजट। द डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर्टिकुलरली helpful in making adjustments in demand and supply and deciding the quantity of production। कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना कंजम्पशन करना चाहिए कंज्यूमर को, वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही डिटरमाइन हो पाता है।
बस ये अपने दिमाग में फिट कर लेना। बस इतना लिख के आना है कि कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी कैन बी डिटरमाइंड, उसकी क्वांटिटी जो है वो कैसे डिटरमाइन होगी विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये लिखा होगा, मार्क्स मिल जाएंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हेल्प से ही हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमको याद है क्या थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को उनका इनकम मिलता है। उनका इनकम क्या होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो वो कितना मिलना चाहिए, कितना परसेंट रेंट मिलना चाहिए, कितना परसेंट वेजेस मिलना चाहिए, वो कैसे डिटरमाइन होता है? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डिटरमाइन होता है उस्ताद जी। आगे चलो, इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टैटिस्टिक्स का बहुत इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं पता हमें भाई, जब हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये भी एक हमारी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ बच्चे क्लास 12th में पढ़ेंगे और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे क्लास 11th में ही पढ़ लेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक चैप्टर होता है जिस 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कशन होता है, जिसमें जो हमारी सरकार थी ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारी सरकार ने ना ऐसे कहा था कि ना 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे कि भाई 5 साल का एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि हमें 5 साल के अंदर हमारे देश में पानी लेके आना है, हमें 5 साल के अंदर हमारे देश में वीट का प्रोडक्शन इतने यूनिट्स कर देना है। ऐसे प्लान्स बनाए गए थे। एक प्लान नहीं, बहुत सारे प्लान्स का बंडल था, उसको 5 ईयर प्लान्स कहा जाता था। एंड उसी को इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं, जो किसके द्वारा करी जाती है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज डन बाय दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जर्नली इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है, ठीक है। पहले 5 साल की होती थी, बट 2015 से ये 15 साल की प्लानिंग होने लगी है, ठीक है। 2015 या 16 के आसपास से विजनरी प्लान्स बनने लगे हैं। एंड अब 5 ईयर प्लान्स की जगह हमारे देश में 15-15 साल की प्लानिंग होने लगी है, ठीक है ना। कि भाई पहले ही डिसाइड कर लो कि आने वाले 15 साल में सरकार को क्या करना है, उसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे पॉसिबल हो पाएगी? वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाएगी। जब हमें पता लगेगा कि हमारे देश में क्या कमियां हैं, जब हमें पता लगेगा कि अच्छा हमारे देश में गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं भाई? 2000 गाड़ियां हैं, 2000 ऐसे मान लेते हैं, 2000 गाड़ियां हैं। तो उन 2000 गाड़ियों की फ्यूल की इनटेक पूरा करने के लिए हमें और ज़्यादा नेचुरल गैस रिजर्व्स ढूंढने पड़ेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। उन 2000 गाड़ियों के टायर्स के लिए हमें और रबड़ बनानी पड़ेगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ रहे हो ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे पॉसिबल हो पाए? जब हमको स्टैटिस्टिकल डेटा पता लगा। स्टैटिस्टिकल डेटा की हेल्प से ही हमारी देश, हमारा सरकार इकोनॉमिक प्लानिंग कर पाया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स ग्रोथ टारगेट्स, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। बिजनेसमैन के लिए कैसे इस्तेमाल होता है ये? भाई बिजनेसमैन ना वो चार्ट्स वार्ट्स चीजें देख लेता है। जैसे ना मैं मान के चलो बिजनेसमैन हूं, मुझे कहीं पे पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे सामने 2 ऑप्शंस आए, मेरे सामने 2 स्टैटिस्टिक्स की इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेरे पास एक कंपनी आई, कंपनी ए, दूसरी आई कंपनी बी। कंपनी ए का ना मैंने स्टैटिस्टिकल चार्ट देखा, मैंने देखा अरे यार इसका तो 10 साल से इसका चार्ट गिरे ही जा रहा है, लॉस ही लॉस हो जा रहा है। और दूसरी मैंने कंपनी देखी कि यार उसका चार्ट ऐसा था कि पहले राइज हुआ, फिर स्टेगनेंट हो गया, फिर राइज हुआ, फिर स्टेगनेंट, फिर मतलब ना उसका धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है कंपनी। तो एज अ बिजनेसमैन तुम कहां पे इन्वेस्ट करोगे? एक ऐसी कंपनी जो गिरती ही जा रही है और एक ऐसी कंपनी जो बढ़ती ही जा रही है। तो भाई मैं कंपनी बी में इन्वेस्ट करूंगा, तो बिजनेसमैन भी इन स्टैटिस्टिकल टूल्स, चार्ट्स का इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट बनाता है। बिजनेसमैन यूज मार्केट रिसर्च बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट मार्केट डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात कर दी। अब वैसे मार्केट डिमांड क्या होता है? मान के चलो मेरी जूतों की फैक्ट्री हो गई, कल को मैंने जूते की फैक्ट्री बना ली। मैंने जूते की फैक्ट्री क्यों बनाई? ठीक है, क्योंकि देखो मैं तो चप्पल पहन के आया हूं, मेरी चप्पल दिख रही होगी तुमको मतलब मैं यहाँ पे चप्पल पहन के आया हूं, बट मुझे पता है कि अगर हमें ऑफिस के अंदर जाना है, बाहर खेलने कूदने जाना है, तो वहां पे शूज का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। मुझे पता लग गया कि मार्केट के अंदर इन शूज की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मैंने शूज की फैक्ट्री लगा ली। जितने लोग डिमांड करेंगे और उनको बेचता रहूंगा और पैसे कमाता रहूंगा। तो बिजनेस
मेन जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं पता लगाने के लिए कि कहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। वैसे ही गवर्नमेंट भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट ऑफन यूजेस डेटा रिलेटेड टू पॉवर्टी, वो जानती है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, उसके डेटा का स्टैटिस्टिकल डेटा का इस्तेमाल करती है रिलेटेड टू पॉवर्टी। हमारे देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है हर आदमी के पास कितनी इनकम है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब बच्चों को पता नहीं होता। पर कैपिटा का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम, हमारे देश की जितनी भी नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है पॉपुलेशन पर इंडिविजुअल इन दी इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये सब पॉवर्टी का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, पर कैपिटा इनकम का डेटा इस्तेमाल करके गवर्नमेंट प्लान्स बना पाती है। अगर देखती है गवर्नमेंट पॉवर्टी बहुत ज्यादा है तो पॉवर्टी को हटाने के लिए प्लान्स बनाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो उसको हटाने के लिए प्लान्स बनाने सरकार चालू कर देती है। ठीक है भाई साहब, उस्ताद जी, बस यही चीज अपने को जाननी थी और अपना मामला क्लियर है। बस अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस खींच देते हैं तड़म तड़। एंड उस क्वेश्चंस को खींचने से पहले बस एक बार ये चीज और देख लो, ये वैसे मैं बता चुका हूं, नहीं पता है तो सुन लो। दो टाइप का डेटा होता है, हम ना डेटा डेटा बोलने लग रहे हैं, व्हाट इज दिस डेटा, डेटा सर। भाई डेटा इज नथिंग, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो इस डेटा का ही इस्तेमाल करती है, बट कौन से डेटा का इस्तेमाल करती है, ध्यान से सुनना। स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करती है, क्वालिटेटिव का नहीं। क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा होता है, हमने क्या पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में कि इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो क्वांटिटेटिव डेटा वही होता है विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ बताना जरा भाई, ऐसा अगर हमें किसी का रिवेन्यू नापना है, किसी की इनकम नापनी है तो रुपीज में नाप लेंगे, तो क्वांटिटी में मेजर हो सकता है। किसी का वेट नापना है तो किलोग्राम में नाप लेंगे, किसी की एज नापनी है तो ईयर्स में नाप लेंगे। बट कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीजें जिनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं करा जा सकता, दैट इज अ क्वालिटेटिव डेटा। जैसे कि जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे क्लास के बच्चों में देखना है लड़के कौन है लड़की कौन है। अब भाई लड़की का नंबर थोड़ी बता सकते हैं कि भाई ये इस ग्रेड की लड़की है, सेकंड लेवल लड़की, मतलब हम जेंडर को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वैसे ही कलर ऑफ अ कार, कलर को हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई ऑल दीज आर क्वालिटेटिव डेटा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। एंड ये हमारे क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जांपल भी हो गया, बस इस चीज का ध्यान रखना। एंड स्टैटिस्टिक्स किसका इस्तेमाल करता है, स्टैटिस्टिक्स यूजेस क्या था, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, तो क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करता है। आगे चलो भाई, ये देखो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। चारों में से क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा। अच्छा, नोट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। हाइट भी नंबर्स में मेजर होती है, वेट भी नंबर्स में मेजर होता है, मार्क्स भी नंबर में मेजर हो सकते हैं, बट द क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स गाइस। और आगे चलो गाइस, असर्शन है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स एट ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, आर ट्रू होगा इधर। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। नहीं समझ आया इस सेंटेंस का मतलब, ही मुझे भी नहीं समझ आया। मैं तुमको इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब बताता हूं। ये कह रहा है जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स होते हैं ना वो ऑन एन एवरेज मतलब कभी कभी ठीक होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं। इसका दूसरा मतलब तुमको बताता हूं कि जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स होते हैं ना, वो ये बोलना चाह रहा है कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी शो करते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकल टूल्स 100% एक्यूरेट नहीं होते जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स होते हैं। तो क्या ये असर्शन सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है। सर हमने एक फीचर पढ़ा था
स्टैटिस्टिक्स का एक फीचर पढ़ा था, वो फीचर था कि इट इज स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर नॉट 100% एक्यूरेट, वो कुछ रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी शो करते हैं। दैट्स वाई ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी सही है। रीजन क्या दे रखा है, लाइक लॉज ऑफ नेचुरल साइंसेज स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर एग्जैक्टली वैलिड इन ऑल सिचुएशंस। गलत भाई, साइंस और स्टैटिस्टिक्स इज नॉट द सेम थिंग। साइंस के तो लॉज हैं भाई, वो क्लियरली डिफाइंड है, एक फॉर्मूला है वो क्लियरली डिफाइंड है, जैसे भाई डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, स्पीड का एक फॉर्मूला है, दैट इज क्लियरली डिफाइंड। बट स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर नॉट 100% डिफाइंड। तो रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये मेरा करेक्ट आंसर है। और आगे चलो, ये क्वेश्चन हम कर चुके। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स अर्निंग ऑफ मनी। बिल्कुल सही भाई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 पार्ट्स बताना, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चारों जो हैं वो इनकम अर्न करने के पर्पस से ही करे जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए करी जा रही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी जो पैसा नहीं कमाने के लिए, बस अपने खुद के सुकून, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कोई चीज करी जा रही है, पैसा कमाने के लिए नहीं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। फिर लिखा है इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। गलत। ये जितनी भी सारी चीजें लिखी हैं, ऑल दीज आर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्लूरल सेंस में नहीं होते सर, सिंगुलर सेंस में होते हैं, अगर तुमको याद हो। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स, है ना जी। दोनों में यही था, इसमें भी यही था एंड इसमें भी यही है। और आगे ये वाला देखो क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग स्टेजेस। स्टेज 1 क्या होता है हमेशा स्टैटिस्टिकल मेथड्स में, कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टेज 2 क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। स्टेज 3 क्या होता है उस्ताद जी, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टेज 4 क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा। एंड स्टेज 5 होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं, ये भी देख लेना। मतलब ना क्वेश्चंस अब तुम 11th क्लास में हो तो डायरेक्ट नहीं कभी भी पूछेगा, जैसे कि ना तुमसे ये नहीं पूछेगा कि फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स या फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता दो मुझको, या ऐसे नहीं पूछेगा कि फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता दो या स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के फीचर्स बता दो, कभी ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन हल्का सा घुमा देगा, पर तुमको घूमना नहीं है, तुमको अपना दिमाग स्थिर रखना है। स्टैटिस्टिक्स इज अ हब ऑफ द व्हील ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, मुझे इस सेंटेंस का मतलब ही नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट कंफ्यूज मत होना इसको देख के। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। भाई कुछ भी नहीं है, अपने को 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3 फंक्शंस बता देना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 4 फंक्शंस बता देना। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स की ना, इसने एक बेसिक सी एक वो लिख दी, क्या कहते हैं, एक कोट लिख दिया स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। अल्टीमेटली हमको यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताने थे। टोटल मैंने 5 कराए हैं, 3 यहां पर लिखे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3 बता देना, 4 का होगा तो 4 बता देना। और आगे चलो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, ये दोनों तुमको बता चुका हूं। इसका डिफरेंस, एग्जाम्पल जो भी है वो तुम लिख सकते हो उस्ताद जी। बस भाई 2 मिनट समरी दोबारा से देखेंगे एक बारी, सिर्फ 2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट समरी है, 2 मिनट लेंगे आपके। देखते रहो बस, एक बारी याद आ जाएगा सारा, अगर जितना भी अभी तक करा है। सबसे पहले 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है वो जान लिया, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें करी, शायद 2 ही लग जाएंगे। अब पहला क्या है, सबसे पहला क्या देखा था, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ साथ ही सर आपने हमको स्कैरसिटी भी बता दिया था क्या होता है, एंड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं
वो भी बता दी थी, एक ही डायग्राम के अंदर बताई थी, अगर याद हो, एक ही डायग्राम के अंदर तीनों चीजों का मतलब बता दिया था। उसके बाद हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में देखा। ठीक है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है वो देखा। फिर लास्ट में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एंड प्रोडक्शन, ये तीन तरीके की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक्स के बारे में हमने ये सारी चीजें जानी आज की क्लास में। उसके अलावा हमने आगे क्या करा, फिर आए हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस तो करे ही करें, और इनके हमने भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, क्वेश्चंस भी कराए आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स में क्या देखा, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में कैसी होती है, स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में कैसी होती है। कैसी होती है सर बता तो दो। सिंगुलर सेंस में होती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं ना उनको सिंगुलर सेंस में कंसीडर करा जाता है, और जो फीचर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के उनको प्लूरल सेंस में कंसीडर करा जाता है। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी देखे। उसके अलावा हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी देख ली, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी हमने कर लिया है। अगर तुमने मेरे साथ पूरी वीडियो देखी है तो बताओ मैंने कहां पे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कराया था। ठीक है, बताओ, नहीं तो वैसे ही फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब करा रहा था तो उसी के अंदर लिमिटेशन भी करा दिया था। बस हो गया, और क्या चीजें हैं, बस खत्म है। हमने ये पूरा चैप्टर अपना खत्म कर लिया है। होमवर्क कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ ये वीडियो जो है ना इसको 2 टाइम्स देख लेना बहुत रहेगा, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इजी सा चैप्टर है, कोई ऐसा मुश्किल चैप्टर नहीं है। एक बारी देख लोगे, जिसको एक बारी में याद हो जाए वेल एंड गुड है, वरना 2 बारी देख लेना, इससे ज्यादा इस चैप्टर को अहमियत देने की जरूरत नहीं है। बहुत निहायती ऐसे बहुत आसान भी नहीं है, बट हाँ भैया निहायती आसान ही बोलूंगा मैं। बस इसका वेटेज इतना ही है कि बस इसकी वीडियो देख लेना, एक बार में हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना 2 बार देख लेना, 2 बार में तो पक्का हो जाएगा। इतना कोई खास चैप्टर नहीं है, मैंने बता दिया। इसके नोट्स तुमको कहाँ पे मिलेंगे, ये पेस बैच खोल लेना एप्लीकेशन पे, वहां पे जाके जो भी सब्जेक्ट तुमको खोलना है वो खोल के यहाँ पे ये देखो लेक्चर नोट्स डीपीपी ये लिखा होगा, ये खोल लेना। इसके अलावा ये कुछ पेड बैचेस की डिटेल है जो हमको बतानी है आप लोगों को। तो भाई ये उदय 1.0 तो चल ही रहा है, उदय 2.0 अभी स्टार्ट होने वाला है गाइस। इसमें तुम्हारा भाई तुमको मिलेगा, ये देखो ये रे, और उदय प्रो बैच एंड कक्षा बैच भी है, कक्षा बैच में भी मैं आप लोगों को मिलूंगा। ठीक है जी, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहे, और रहेगा ही गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत करी है इसमें। इसमें मतलब पहला चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, छोड़ना मत, वीडियो देख लेना, मोर देन सफिशिएंट है पेपर के लिए, इतना ही बहुत है। जितना भी 1-1.5 घंटे का वीडियो है वो देख लेना, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वन शॉट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।